हे एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम अपना पार्ट 3 किसका, क्रिया का। क्योंकि 2 वीडियो मैंने पढ़ा दी हैं, जिसमें मैंने आपको पहली वीडियो में मैंने प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, मूल शब्द क्या होते हैं, धातु क्या होती हैं और इनसे न प्रत्यय जोड़कर किस प्रकार क्रिया बनती हैं। फिर मैंने दूसरी वीडियो में दोस्तों पढ़ाया है क्रिया के भेद, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्या होती है, अकर्मक क्या होती है, कैसे इनको पहचानते हैं, दूसरी वीडियो मैंने ये बना दिया। तो पार्ट 2 में हमने सकर्मक अकर्मक पढ़ लिया। आज है हमारा पार्ट 3, आज है हमारा क्रिया का। तो आज पढ़ेंगे हम कि सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। देखो, नॉर्मली क्रिया के 2 भेद हैं, कौन सी, सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक क्रिया के भी क्या 2 भेद हैं, कौन सी, एक कर्मक और द्विकर्मक। आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फुल हिंदी पढ़ने के लिए, चैप्टर वाइज चैप्टर, बिल्कुल डिटेल से। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पढ़ने वाले हैं सकर्मक क्रिया के भेद। कौन से, सकर्मक क्रिया के भेद। तो सकर्मक क्रिया के भेद 2 होते हैं। कौन कौन से 2 भेद होते हैं? एक तो होती है आपका एक कर्मक, कौन, एक कर्मक, और दूसरी होती है आपकी द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया और दूसरी कौन है, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, एक कर्मक क्रिया होती है जिनमें एक कर्म होता है और द्विकर्मक क्रिया होती है जिनमें 2 कर्म होता है। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जिसमें एक कर्म हो। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं जिसमें 2 कर्म हो। ये आप परिभाषा लिख सकते हैं बेसिकली, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है कि आपको डिफाइन करना कि एक कर्मक क्रिया क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैंने क्या लिखा, एग्जाम्पल लिखा। मैंने लिखा यहाँ पर नीरज ने छात्रों को पढ़ाया। अंतर समझिए, मैं सीधा आपको क्या है अंतर के हिसाब से बताऊंगी, एक कर्मक या द्विकर्मक में अंतर क्या है। ठीक है, तो नीरज ने छात्रों को पढ़ाया, और एक तरफ मैं एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ। इसका एग्जाम्पल है ये, मैंने लिखा कि नीरज ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। तो नीरज ने छात्रों को पढ़ाया और दूसरे तरफ लिखा मैंने नीरज ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, खुद ही डिफाइन कर सकते हैं। ये तो है आपका कर्ता, इससे आपको लेना देना है नहीं। ठीक है, मुझे ढूंढना है क्रिया, एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म हो, द्विकर्मक क्रिया जिसमें 2 कर्म हो। तो आप देख सकते हैं नीरज ने छात्रों को पढ़ाया, तो ये हो गई आपकी क्रिया। यहाँ से भी लेना देना नहीं, हमें मतलब है कर्म से। तो ये जो है आपका छात्र, ये हो गया आपका कर्म। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं नीरज कर्ता है, पढ़ाया क्रिया है, और कर्म बचा, तो यही आपका क्या है, कर्म है। ठीक है, तो छात्र बचा, यहाँ पर क्या है, कर्म। तो यहाँ पर एक ही कर्म मिल रहा है, तो इसे कहते हैं एक कर्मक क्रिया। अब यहाँ पर देखिए, नीरज करता है, मतलब नहीं इससे, पढ़ाना क्रिया है, मतलब नहीं इससे, छात्रों तो हमारा एक कर्म हो ही गया, छात्रों को हिंदी पढ़ाई, दूसरा कर्म क्या है, हिंदी। तो ये आपका है एक और कर्म। तो यहाँ पर देखो 2 कर्म मिल गए। तो क्या होता, अब इसमें देखो, अब इसमें एक कर्म तो होता है सजीव और एक कर्म होता है निर्जीव। द्विकर्मक में क्या है, अब ये तो छात्र, ये छात्र तो क्या है, सजीव, तो ये तो सजीव है, और एक है निर्जीव, निर्जीव। तो देखो, नीरज ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, इसमें 2 कर्म है। द्विकर्मक किस प्रकार आते हैं आपको मैंने समझा दिया। अब जो छात्र है, यानी कि जो हमारा सजीव कर्म है, सजीव कर्म को ही हम क्या कहते हैं, गौण कर्म कहते हैं। कौन सा, गौण कर्म। ठीक है, सजीव कर्म को ही कहते हैं गौण, और निर्जीव को कहते हैं हम अपना, निर्जीव को क्या कहते हैं, मुख्य कर्म। क्या कहते हैं, मुख्य कर्म। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो नीरज ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, जो निर्जीव होता है वो मुख्य कर्म होता है, और जो हमारा सजीव होता है वो गौण कर्म कहलाता है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं।
मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिखी है, इसमें लिखे हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, दुकानदार ने पुस्तक दी। ठीक है, दुकानदार ने पुस्तक दी। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, पहला और दूसरा। अब मैंने यहाँ पर लिखी, देखो मैं अंदर करके बता रही हूँ ताकि आपको एकदम से स्पष्ट क्लियर हो जाए कि एक कर्मक और द्विकर्मक क्या होती है। मैंने लिखा, दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। ठीक है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि दुकानदार ने पुस्तक दी। ठीक है, दुकानदार ने पुस्तक दी, तो यहाँ पर दुकानदार तो हो गया कर्ता, दी यानी कि देना, देना हो गया आपका क्रिया, लेकिन जो पुस्तक है यहाँ पर आपका क्या हो गया, कर्म। अब इसके अलावा कर्म नहीं है, तो यहाँ पर एक कर्मक समझ में आ गई किसे कहते हैं। दुकानदार कर्ता है, आपका देना क्या है, क्रिया है, ग्राहक को, ये तो ये कर्म है आपका, और यह पुस्तक, पुस्तक है आपका कर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कर्म मिल रहे हैं। एक तो सजीव कर्म है, कौन सा कर्म है, सजीव कर्म है, जिसे गौण कर्म कहते हैं। ठीक है, एक तो निर्जीव कर्म है, कौन, निर्जीव कर्म है, जिसे क्या कहते हैं, मुख्य कर्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, मुख्य कर्म। तो उम्मीद करती हूँ एक कर्मक और द्विकर्मक आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम करते हैं क्या है, नेक्स्ट आपके उसकी तरफ चलते हैं। इसमें एक पॉइंट आपका और बन जाता है, वो आप समझ लिए, क्योंकि उससे सवाल आपका आता है ज़्यादातर। ये सब क्या है आपके, एक कर्मक द्विकर्मक हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, एक हमने एग्जाम्पल लिखा, इस एग्जाम्पल को आप अपवाद समझ सकते हैं। क्या, अपवाद की कैटेगरी में इसे रख सकते हैं। किसकी कैटेगरी में दोस्तों, अपवाद की कैटेगरी में। कैसे, अपवाद वाला ये है ही कॉन्सेप्ट, अपवाद की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। हमने लिखा आपका, हमने लिखा जैसे कि हमने लिखा आपका एग्जाम्पल है, राजा ने, राजा नहीं, राजा ने दान दिया। ठीक है, फिर मैंने कहा, राजा ने धोबी को कपड़े दिए। ठीक है, यही मान लीजिए, हाँ दो ही मान लीजिए। अब यहाँ पर एक बात जो समझने वाली है वो समझो। मैंने कहा राजा ने दान दिया, तो दान देना क्या होता है, ये वस्तु आपकी सदा के लिए दी, सदा के लिए दान दी गई। ठीक है, अब ये ऐसा तो है नहीं कि राजा ने दान दिया और दान देने के बाद भैया महाराज मेरा दान वापस, ऐसा नहीं होता है। तो राजा ने दान दिया, जब भी दान देने वाली कोई चीज आए तो वहाँ कर्म कुछ नहीं होता है, कर्म वर्म कुछ मत लगाना, वहाँ सीधा आपका हो जाएगा कारक। कौन सा कारक, संप्रदान कारक। कौन सा कारक, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक होता है के लिए। अभी कारक क्या होते हैं हम आपको नेक्स्ट जब पढ़ाएंगे कारक चैप्टर उसमें पढ़ा देंगे, लेकिन अभी आपको अपवाद में ये समझना है कि जब वस्तु दान दी जाती है सदा के लिए तो वहाँ आपका कोई कर्म नहीं होता, वहाँ सीधा संप्रदान कारक हो जाता है। ठीक है, जब वस्तु सदा के लिए। अब एक है राजा ने धोबी को कपड़े दिए, तो धोबी को कपड़े तो धुलने के लिए दिए होंगे ना, वापस ले लेंगे। तो सदा के लिए दान दी गई वस्तु और सदा के लिए ना दान दी गई वस्तु में अंतर है। जब सदा के लिए वस्तु दान न दी जाती है तो वहाँ दोस्तों आपका कर्म होता है। क्या कौन सा कर्म है आपका, द्विकर्मक। ठीक है, द्विकर्मक कर्म है, क्योंकि एक तो कपड़ा हो गया, निर्जीव हो गया, निर्जीव कर्म है। ठीक है, और आपका एक तो धोबी हो गया जो कि आपका सजीव कर्म है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके टिक करिए, ताकि ये दो कॉन्सेप्ट थे मुझे बताने थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं आपका, ये तो होगा एक कर्मक द्विकर्मक। अब हम पढ़ते हैं प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अभी हमने नॉर्मल क्रिया के भेद देखे थे कर्म के आधार पर। किसके आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, तभी तो एक कर्मक द्विकर्मक एक सकर्मक अकर्मक हो रहा था, क्रिया के आधार पर थे। अब हम बात करते हैं प्रयोग व संरचना के आधार पर। ठीक है, हेडिंग डालेंगे प्रयोग व
संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, प्रयोग व संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं ये होते हैं आपके 8। ठीक है, प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। और यदि नॉर्मल आ जाए कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद बताइए तो 5 होते हैं। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए, प्रयोग के आधार पर 5 होते हैं, लेकिन प्रयोग और संरचना कह दें ये प्रयोग के आधार पर केवल भेद है। किसके आधार पर? प्रयोग के। तो अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में प्रयोग के आधार पर बताइए तो 5 भेद होते हैं। ठीक है, नॉर्मली। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, तो दोस्तों आपकी 8 होते हैं। अब हम 8 पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि प्रयोग के आधार पर भी कौन से 5 भेद है अलग से। मतलब उसी जो 8 भेद है ना प्रयोग व संरचना के आधार पर, उसी में से जो 5 भेद हैं, 8 में से जो 5 भेद हैं वो आपके प्रयोग के आधार पर, तो हम उसी में आपको बताते जाएंगे। ये आपके प्रयोग के आधार पर 5 है, बाकी ये 3 क्या है मिक्स करके टोटल दोनों के आधार पर। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग डालेंगे, पहले आप नाम लिख लीजिए। आपके हैं कौन कौन से हैं? सबसे पहले है आपकी पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, डालते जाइए। कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। दूसरी है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। इन्हें हम एक एक करके अभी आपको पढ़ाएंगे भी। प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरी है आपकी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। ठीक है, एंड आपकी चौथी है कृदंत क्रिया। कौन सी है? कृदंत क्रिया। और 5वीं है आपकी संयुक्त क्रिया। देखो अभी यहीं से समझ लीजिए, ये है आपकी टोटल प्रयोग के आधार पर, ये आपके प्रयोग के आधार पर 5 क्रियाएं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको यहाँ लिखी थी, तो ये 5। अब जो हम आपको लिखेंगे कौन सी 6, 7, 8, वो ये टोटल मिला के 8 हो जाएंगे। वो आपकी क्या होगी? वो प्रयोग व संरचना दोनों के आधार पर, प्रयोग की 5 और संरचना की 3। तो आपकी प्रयोग व संरचना के आधार पर टोटल आपकी 8 हो जाएंगे। ठीक है, ये जो 5 कौन सी? ये 5 आपकी प्रयोग के आधार पर जो मैंने बता दी है, क्योंकि मुझे 8 की परिभाषा पढ़नी है तो मैंने आपको ये समझा दी। ऊपर की 5 प्रयोग के आधार पर है और जो 3 है वो आपकी टोटल मिला के 8 हो जाएंगे, तो वो दोनों के आधार पर है। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि बताइए प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, तो आप 8 बताएंगे। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, तो आप 5 बताएंगे। इस प्रकार से आपको तो ये आपकी प्रयोग व संरचना के आधार पर ये आपकी 8 क्रिया होगी। ठीक है, तो अब हम कल से पढ़ेंगे पहला पूर्वकालिक क्रिया, फिर उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया। लाइन बाय लाइन आपको क्या सभी क्रियाओं की परिभाषा सहित आपको क्या है जानकारी दूंगी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक दोस्तों। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।